हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको बना के दी थी, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था कि आपको कम समय में साइंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। साथ ही मैंने वहाँ पे आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताए थे, क्योंकि समय कम है। 1 महीने में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो इस टाइम पे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहिए, और स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो वहाँ पे इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने स्ट्रेटजी भी बताई थी कि कैसे आप इन टॉपिक को पढ़ के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप मॉक टेस्ट देके साइंस में 30 में से 25 प्लस स्कोर ला सकते हैं, जो कि ईजिली आपके बन जाएंगे अगर आप वो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो उसी वीडियो में कुछ स्टूडेंट के कॉमेंट आए थे कि मैम आप साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको हमको सॉल्व करा दीजिए, तो हमारी तैयारी में थोड़ी सी आसानी होगी, हमको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो उसी आधार पे आज से हम यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चालू कर रहे हैं, जहां पे हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को पढ़ेंगे। और सिर्फ यहाँ पे हम प्रश्नों को नहीं पढ़ेंगे, प्रश्नों के साथ साथ जो भी इसके आसपास से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जिनसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनको भी साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे, ताकि सिर्फ आपका एक प्रश्न नहीं तैयार हो। एक प्रश्न से लगभग आपके 3 से 4 प्रश्नों का कंटेंट वहाँ पे कवर हो जाए। तो अगर आप ये सीरीज शुरू से लेकर लास्ट तक ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। ग्लूकोज होता है, जल होता है, क्लोरोफिल होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कुल मिला के जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसके उत्पाद के रूप में निकलता है, ये आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए, जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है ना, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में साथ ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन में किसका निर्माण करते हैं, तो भोजन में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना, जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जो ये पानी होता है, जल होता है, जल का क्या होता है, अपघटन होता है। जल का क्या होता है, अपघटन होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो इसी प्रक्रिया में जल के अपघटन की प्रक्रिया के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, यानी ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में यहाँ से निकलती है। तो कुल मिला के यही तो प्रश्न में पूछा गया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन मुक्त होती है वो किसके उत्पाद के रूप में मुक्त होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल। यानी जल का अपघटन होता है, जिससे प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भले ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर यहाँ पे ऑक्सीजन का नाम दिया गया है, तो जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वो किसके प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, जल के उत्पाद स्वरूप, जल के अपघटन के द्वारा निकलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनाने को रोकता है। जो नसों में, हमारी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो किसके कारण नहीं बनता, थ्रोम्बिन, हिपैरिन, हीमोग्लोबिन, या फिर एंटीबॉडी। तो देखिए, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी ये रोगों से रक्षा करने का काम करती है। क्या करती है, रोगों से सुरक्षा देती है, रोगों से रक्षा करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, शरीर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि नहीं करता, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थक्का बनाता है। जबकि यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने से रोकता कौन है, तो कौन रोकता है, हिपैरिन। जो हिपैरिन होती है ना, ये एक प्राकृतिक प्रतिथक्का रोधी होता है, यानी एंटी कोएगुलेंट पदार्थ होता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का बनने से रोकता है, यानी रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का न बन जाए उससे ये क्या करता है, बचाता है, रोकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं? अग्नाशय में, यकृत में, हृदय में या फिर आमाशय में? बताइए कहाँ पे पाई जाती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं? तो जो यकृत होता है ना, यकृत क्या करता है, बाइल जूस के फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी पित्त रस को बनाता है यकृत, लीवर। ठीक है। हार्ट क्या करता है, हृदय हमारा ये रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है। क्या यहाँ पे लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं? तो बिल्कुल नहीं। आमाशय एस्टमा क्या करता है, भोजन के पाचन का काम करता है। यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके भोजन को तोड़ता है और भोजन का पाचन यहाँ पे होता है। लेकिन जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अग्नाशय में, यानी पैंक्रियाज में पाई जाती हैं, जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये क्या करती हैं, इंसुलिन का और साथ ही ग्लूकागॉन हार्मोन का फॉर्मेशन करने का काम करती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, अम्ल, प्रोटीन तथा लिपिड। एंजाइम जो होते हैं ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो जितने भी एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम कैसे होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं, जैव उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं। और अधिकांश एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनमें से मैक्सिमम जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। बाकी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर बात करें तो मनुष्य में लगभग 60 से लेकर 70% तक जो एनर्जी होती है, यानी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति 60 से 70% किसके द्वारा होती है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। अम्ल क्या होता है, ये पीएच पे डिपेंड होता है। पीएच वैल्यू होती है ना 1 से लेके 14 तक होती है। 7 किसको बताता है, उदासीनता को बताता है। अब 7 से कम जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। और 7 से ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, ये पीएच को प्रभावित करता है। बाकी लिपिड क्या होता है, तो ये वसा और ऊर्जा का स्टोर करने का काम, भंडारण करने का काम करता है। तो ये लिपिड क्या है, वसा और ऊर्जा का भंडारण करने का काम करता है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पामेटिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल? कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि एक विटामिन है, यानी विटामिन का भी रासायनिक नाम है? तो देखिए जो फॉर्मिक अम्ल होता है ये चींटी के डंक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला एक प्रमुख अम्ल होता है फॉर्मिक अम्ल। जो पामेटिक अम्ल होता है ये एक प्रकार का संतृप्त फैटी एसिड होता है। क्या होता है, संतृप्त वसीय अम्ल होता है। ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है, संतृप्त वसीय अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड है ये क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। इसीलिए यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी होगा। यहाँ पे पूछा भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी का ही रासायनिक नाम है। ये एक प्रकार का विटामिन सी ही है, जो कि जितने भी सिट्रस फल हैं, यानी जितने भी नींबू वर्ग के फल हैं उनमें पाया जाता है। ग्रीन चिली, हाँ ग्रीन चिली एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो ग्रीन चिली है, हरी मिर्च है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें भी विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। बाकी मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है सेब में। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रश्न में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि नहीं तो नहीं पूछा है, क्योंकि आप करेक्ट आंसर तो दे दिए लेकिन वहाँ प्रश्न में पूछा नहीं है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, पैराफिन मोम, कोक, स्नेहक तेल या फिर पेट्रोल। बताइए इसमें कौन सा पेट्रोलियम का प्रोडक्ट या पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? तो देखिए जो पैराफिन मोम होता है ये पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। पैराफिन वैक्स आपने सुना होगा, ये पेट्रोलियम का अवयव होता है। स्नेहक तेल, ल्यूब्रिकेंट जो ऑयल होते हैं ये भी पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। पेट्रोल ये तो पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पाद होता है। लेकिन जो कोक होता है ना, ये कोयले का जो विनाशकारी आसवन से प्राप्त होता है। कोयले का जो विनाशकारी आसवन होता है ना, उससे ये प्राप्त होता है। ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं होता। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक धातु M अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया करने पर एक काले रंग का यौगिक देता है, M की पहचान कीजिए। यानी इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो कि ऑक्सीजन से क्रिया करके एक काले रंग का यौगिक देता है? कॉपर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या फिर सोडियम है? तो देखिए, जो कॉपर होता है ना, कॉपर को जब भी हम एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को बिल्कुल भी मुक्त नहीं करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। लेकिन जब भी यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा ना, कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, फॉर एग्जांपल करके यहाँ पे करा के दिखा देते हैं कि कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कि ये किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अम्लों के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन तो मुक्त नहीं करता है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो काले रंग का यौगिक का फॉर्मेशन करता है, और वो यौगिक क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? CH4 यहाँ पे होगा, क्या होगा, CH4 के 16 ग्राम में मोलों की संख्या में, या CO2 के 16 ग्राम, या फिर ऑक्सीजन के 16 ग्राम, या फिर नाइट्रोजन के 16 ग्राम, किस में परमाणुओं की संख्या अधिक होगी? तो देखिए, एक इसका शॉर्ट टिक होता है कि जिसमें मोल्स सबसे अधिक होंगे, जिसमें मोल्स सबसे अधिक होंगे उसमें परमाणुओं की संख्या भी सबसे अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जो क्या है, CH4 है, इसमें जो अणुभार इसका होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब यहाँ पे हम 16 ग्राम में मोल देख रहे हैं, तो जब इसका अणुभार 16 होता है तो 16 ग्राम मोल में क्या हो जाएगा, 16/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। अब दूसरे में आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार होता है ये कितना होता है, 44 होता है। तो अगर हम 16 को 44 से भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। ठीक है, तीसरा जाते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 32 होता है। यानी 16 को अगर हम 32 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.5 मोल आ जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, 28 होता है। तो 16 को अगर हम 28 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट में आंसर आएगा। तो कुल मिला के ये जितने भी हैं यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है, लेकिन जो ये CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन का जो मोल में अणुभार आ रहा है, यानी जो मोल्स की संख्या आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 मोल। अब जब मोल की संख्या ज़्यादा होगी तो परमाणुओं की संख्या भी अधिक होगी, क्योंकि एक मोल में एक जो अणु होता है, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 5 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 5 परमाणु होते हैं। इसीलिए 16 ग्राम मीथेन में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। यानी समान द्रव्यमान में CH4 के जो मोल हैं वो सबसे अधिक होंगे, इसीलिए परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए यौगिक में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? NaO2, Na2O, NaO या फिर OF2? बताइए किस में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वो 2 होगी? तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अब मान लें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण हम संख्या यहाँ पे x मान लेते हैं। तो अब बताइए, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालनी है तो Na, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बराबर 0। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन की जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x = -1 आ जाएगा, x = क्या आ जाएगा, -1/2। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे निकल के आ गई -1/2। अब Na2O में देखते हैं। तो अगर आप Na2O में देखते हैं तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन यहाँ पे जो सोडियम है वो 2 है। तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे x हो जाएगा = 0। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई, -2 निकल के आ गई। जबकि प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है कि +2 किस में होगी। अब NaO की अगर बात करते हैं तो NaO सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन को x मान लेते हैं तो यहाँ पे x = क्या आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऑक्सीकरण संख्या +2 निकल के नहीं आई है। लेकिन अगर हम OF2 में देखते हैं तो जो OF2 यानी ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, देखिए फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है।
है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन की जगह पे x लिख देंगे, ऑक्सीजन की जगह पे x लिख देंगे, फ्लोराइड की जगह पे 2 × -1, 2 × -1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन कितना है, 2 है, और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, +2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यानी +2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ध्वनि तरंग की कुल लंबाई कितनी दी है, 10 मीटर दी है। कितनी दी है, 10 मीटर दी है। अब जो तरंग दैर्घ्य और संपीड़न विरलन की कितना दिया है, 20 संपीड़न और 20 विरलन दिया है। तो तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, एक संपीड़न प्लस एक विरलन। अगर एक हम संपीड़न और एक विरलन को मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, पूरा तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 संपीड़न और 20 विरलन है, तो 20 लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 10/20, यानी टोटल यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे मीटर है और आंसर सारे सेंटीमीटर में सारे दिए हैं, तो इसी को कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, काला होता है, हरा होता है, सफ़ेद होता है या फिर लाल होता है। बताइए कैसा होता है। तो देखिए जो फेज वायरिंग होती है ना, जो फेज वायर होते हैं उनका रंग कैसा होता है, या तो लाल होता है या फिर भूरा होता है। जितनी भी न्यूट्रल वायर होती हैं तो न्यूट्रल वायर का रंग कैसा होता है, काला या फिर नीला भी कहीं कहीं पे इसको दिया जाता है, तो काला या नीला होता है। लेकिन जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर का रंग कैसा होता है, या तो हरा होता है या तो हरा पीला होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है, आवेश, संवेग, द्रव्यमान या फिर ऊर्जा। बताइए किरचॉफ का धारा संबंधी जो नियम होता है वो किसके संरक्षण से होता है। तो देखिए किरचॉफ का धारा नियम ये बोलता है कि किसी भी जंक्शन में या किसी भी संधि बिंदु में जो धारा आती है, कोई भी संधि बिंदु है उसमें आने वाली कुल धारा और वहाँ से जाने वाली कुल धारा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी जो धारा आई इन हुई या फिर धारा जो गई आउट हुई, ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये नियम जो किरचॉफ का धारा संबंधी नियम है, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें किसी जंक्शन पे आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें आप यही ध्यान रखिएगा कि किरचॉफ का जो धारा संबंधी नियम है ये बताता है कि किसी भी संधि बिंदु पे धारा जितनी आती है और जितनी धारा जाती है वो हमेशा आपस में बराबर होती हैं। यानी ना धारा को उत्पन्न किया जा सकता है किसी आवेश में, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए ये जो किरचॉफ का धारा नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर या फिर एपीकल्चर। बताइए रेशम का पालन क्या कहलाता है। तो देखिए सेरीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, रेशम के प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और रेशम पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। बाकी पिसिकल्चर क्या कहलाता है, तो मछली के पालन को क्या कहा जाता है, पिसिकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर ये कृषि से रिलेटेड होता है, खेती से रिलेटेड होता है। एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, मधुमक्खी पालन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पिसिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एक चीज और आप याद पे ध्यान रखिएगा, बर्मी कल्चर क्या होता है, बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर ये केचुआ पालन से रिलेटेड होता है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि केचुआ पालन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, बर्मी कल्चर कहलाएगा। एक और याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये फूल फल यानी जो बागवानी संबंधी जो सब्जियों की खेती होती है वो क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रोटिस्टा जगत में से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय तथा यूकैरियोटिक। बताइए प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 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 प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं तो इनका जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार जितने भी प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और एक कोशिकीय के साथ साथ कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है कि इनमें अच्छा स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है और साथ जितने भी कोशिकांग होते हैं तो इनमें कोशिकांग भी वेल डेवलप्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, यूकैरियोटिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक में कौन आएंगे? तो इसमें मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं, मोनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? बैक्टीरिया वगैरह। बैक्टीरिया वगैरह भी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय तथा यूकैरियोटिक कौन होंगे? तो बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक इसमें जितने भी प्लांट होंगे, प्लांट आ जाएंगे, और जंतु यानी वेल डेवलप्ड जो जीव जंतु प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। और इसके एग्जाम्पल में अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? क्लोरोफिल, प्लास्टोसाइनिन, जैंथोफिल या फिर फाइटोक्रोम? तो फाइटोक्रोम एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर पिगमेंट होता है। फोटो रिसेप्टर मतलब ऐसा पिगमेंट होता है जो कि पौधों में बीजों के अंकुरण, उसके फ्लावरिंग तथा जो प्रकाश के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो यही तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा वर्णक होता है जो कि बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फाइटोक्रोम हो जाएगा। बाकी क्लोरोफिल क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में संश्लेषण में हेल्प करता है। और उसके अलावा जो प्लास्टोसाइनिन होता है, प्लास्टोसाइनिन का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का वहन करना। क्या करना? प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन के वाहक का कार्य करता है। जैंथोफिल क्या होता है? जैंथोफिल एक पीले रंग का वर्णक होता है। क्या होता है? पीले रंग का वर्णक होता है जो कि क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में ये भी सहायता करता है। तो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम करता है। प्लास्टोसाइनिन जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन का वहन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का वहन करने का काम कौन करता है? प्लास्टोसाइनिन करता है। जैंथोफिल पीले रंग का वर्णक होता है और फाइटोक्रोम क्या करता है? बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? उपकला यानी एपिथेलियम, उपास्थि यानी कार्टिलेज, स्नायु यानी लिगामेंट या फिर वसामय ऊतक? बताइए क्या कहलाता है? तो देखिए उपकला ऊतक या एपिथेलियम क्या होता है? शरीर के बाहर और आंतरिक सतह को जो ढकने वाला ऊतक होता है, मेनली जो बाहरी सतह को ढकने वाला ऊतक होता है वो क्या कहलाता है? एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक कहलाता है। उपास्थि क्या होता है? ये मुलायम और रचीला ऊतक होता है। जितने भी सॉफ्ट जो जैसे कान में जो मुलायम पार्ट होता है ना वो क्या होता है? कार्टिलेज होता है, उपास्थियों का बना होता है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्ट यानी मुलायम ऊतक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला ऊतक भी होता है। ठीक है, और ये इसका काम क्या होता है? जो जोड़े होते हैं ना, तो जोड़ों में घर्षण को कम करने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ों में घर्षण को रिड्यूस करने का काम करता है। बाकी वसामय ऊतक क्या होता है? तो ये फैट को स्टोर करने का काम करता है, वसा को संग्रहित करने का काम करता है। और स्नायु यानी लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट ये बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, ये बोन टू बोन जोड़ने का काम करता है। वहीं पे जो टेंडन होता है, टेंडन का काम क्या होता है? तो टेंडन क्या करता है? बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? बोन को मसल्स से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो टेंडन क्या हो जाएगा? बोन टू मसल्स, और लिगामेंट क्या हो जाएगा? बोन टू बोन। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 लिगामेंट है यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है कि बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो कौन करता है? स्नायु या लिगामेंट करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बीज का जरायुज यानी बीबीपेरस अंकुरण होता है आलू में, राइजोफोरा में, गन्ने में या फिर आम में। बताइए किस में होता है। तो देखिए जो जरायुज अंकुरण या बीबीपेरस अंकुरण ये क्या क्या होता है। तो ये एक वह अवस्था होती है जिसमें जो बीज है, बीज फल से अलग नहीं होता, यानी बीज फल से अलग हुए बिना अपनी जो पेरेंट सेल होती है, पेरेंट सेल में ही अंकुरण करने लगता है। ये क्या करता है, जो पेरेंट की कोशिका होती है, मात्र सेल नहीं, मात्र जो पौधे होते हैं, पेरेंट जो प्लांट होते हैं, ये पेरेंट प्लांट में ही ग्रो कर जाता है, अंकुरण कर जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, बीबीपेरस अंकुरण या जरायुज अंकुरण कहा जाता है। और ऐसा अंकुरण किसमें देखा जाता है, मेनली मैंग्रोव पौधों में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, मैंग्रोव पौधों में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोफोरा। जो राइजोफोरा प्लांट होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, दलदली और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं ना, कुल मिला के ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। अब ये इनके जो बीज होते हैं ना, ये अपने पेरेंट प्लांट में ही अंकुरित हो जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। अलग होने से पहले ही ये क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जबकि आलू में इसमें ट्यूबर द्वारा अंकुरण होता है। कैसे होता है, ट्यूबर के द्वारा जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, किसके द्वारा होता है, ट्यूबर द्वारा होता है। गन्ने में स्टेम कटिंग के द्वारा होता है। ये तो कॉमन है, इसको तो हर कोई देखा ही होगा। स्टेम कटिंग के द्वारा इसमें प्रवर्धन होता है, वानस्पतिक प्रवर्धन। ठीक है। आम में सामान्य बीज अंकुरण होता है। इसको बीज में हम मिट्टी में लगाते हैं और फिर इसका अंकुरण होता है। तो इसमें सामान्य बीज अंकुरण देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। कैलोरी होता है, अर्ग होता है, वॉट होता है या फिर जूल होता है। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं है। जो ऊष्मा है ये भी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। इसीलिए इसका भी जो एसआई मात्रक होता है वो ऊर्जा के एसआई कार्य और ऊर्जा के एसआई मात्रक जैसा ही होता है। यानी ऊष्मा का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल्कि सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। लेकिन ये किसमें होता है, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा की इकाई क्या होती है, अर्ग होती है। ठीक है। वाट किसकी इकाई है, तो वाट किसकी इकाई हो जाएगी, पावर यानी शक्ति की एसआई यूनिट हो जाएगी। 1 वाट बराबर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड। ठीक है। ये प्रश्न में पूछा भी गया है, आपके यूपी टेट एग्जाम में ही पूछा गया है कि 1 वाट बराबर किसके होता है, तो 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़ा के 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल कितना होगा। 3 मात्रक, 2 मात्रक, 4 मात्रक या फिर 1 मात्रक। बताइए कितना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर अगर पूछा जाए तो कार्य बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तो अगर इसको फॉर्मूले में लिखें तो F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। यानी समय के साथ अगर संवेग में मोमेंटम में परिवर्तन हो रहा तो यही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक संवेग है, इनिशियल संवेग है, वो कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। ठीक है। कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। और जो लास्ट संवेग है, फाइनल संवेग है, फाइनल संवेग कितना दिया है, 25 मात्रक दिया है। यानी जो संवेग है वो 10 से बढ़ के कितना हो गया, 25 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा पी इक्वल टू कितना होगा, फाइनल संवेग माइनस इनिशियल संवेग, यानी 25 माइनस 10, यानी फाइनली कितना आ जाएगा, 15। ये क्या आ गया, संवेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा पी बराबर आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, 15 है। और टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड दिया है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मात्रक आ जाएगा। तो 3 मात्रक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहे कुछ आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की भी यहाँ पे प्रैक्टिस हमने किया है। और हर एक प्रश्न से लगभग हमने कोशिश की है कि 3 से 4 फैक्टर तो कवर हो ही जाए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट, यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही हैं, आज से जो चलाई जा रही हैं, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। तो आप इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही, कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट करके भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी क्लासेस अपलोड की जाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।